बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, तमाम लोग क्लास के अंदर दोबारा वेलकम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आज हमने पढ़ने हैं, पीरा के एक्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने आपको एक लेक्चर निकाल दिया था, उसमें जिन्होंने सही मानों में सुना पढ़ा है या मतलब है अंडरस्टैंड किया है, लेकिन पीडीएफ को पढ़ने के बाद, ठीक है, पीडीएफ को पढ़ने के बाद उनको तो समझ आ गया। जिन्होंने सिर्फ हमारे पास, हमें जो है जनाब याद रखिएगा, हमें लगाया गया है वो एक पीडीएफ एमसीक्यूज आते हैं, उनको याद करना है और उसके बाद टेस्ट देना है, बस ख़त्म। ये आपको याद रखना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे, आपके सवालात जितने भी होंगे ना इंटरव्यू में, 70% आपके ला के ऊपर होंगे। हाँ जी, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, वहाँ फलां एक्ट के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर करना है जिस बंदे ने जनाब उनके जवाब ला के सही दिए। तो लिहाजा आप अपने आप को सीरियस समझें। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ये जो हमारे पास मतलब है कि फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज के अंदर सबसे ज़्यादा लोग ला के अंदर उड़ेंगे, ऐसे फिर भी पास कर लेंगे, ला के अंदर उड़ जाएंगे। वजह क्या है, ला उनको सही समझ नहीं आ रहा है या समझ आ रहे हैं तो मतलब है इंटरेस्ट नहीं है। देखें जनाब, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, पी पीरा एक्ट। पीरा एक्ट के अंदर एक उन्होंने पार्ट दिया है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका नाम क्या है बोला, पार्ट वन, पार्ट वन क्या नाम है बोला उसका, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, उसने ये तो नहीं कहा ना कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन या 62 का या फिर 73 का, नथिंग। उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन के कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के अंदर लागू हुए हैं, ठीक है। देखिए जनाब, हमारे इस सरजमीन के ऊपर पहले जो हुकूमत थी ना, मैं आपको बल्कि 1526 से बताता हूँ, बल्कि यहाँ से लेते हैं, GGSK TSL और ME, ठीक है। ये दुरानिया कब से है, 917 से लेकर 1947 तक, ठीक है। अब ये 917 से लेकर 1947 के दरमियान जनाब, जो बंदा इस लेक्चर को सही मानों में समझ के पढ़ेगा उसको समझ आएगी। इस जी का मतलब क्या है, दुनिया पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे पहली जो हुकूमत, जो सबसे पहले डायनेस्टी का आगाज हुआ। डायनेस्टी का मतलब होता है एक ख़ानदान की हुकूमत। एक ख़ानदान की हुकूमत मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि वो एक बंदा था, वो कहते जी अब्बा जी वो फलाम जो नंबरदार है, अगर वो फौत हो जाता फिर कौन बनेगा नंबरदार। वो कहते जी फलां का फिर फलां बनेगा, फिर फलां बनेगा, फिर फलां। उसने जब 10-12 ले लिए तो वो तंग आ गया, वो कहते बेटा सारे भी मर जाए ना, तू नंबरदार नहीं बनेगा। तो मतलब ये था भाई, डायनेस्टी का मतलब है कि एक ख़ानदान के अलावा बाहर का बंदा कोई आ नहीं सकता, वही बनेंगे, बार बार वही बनेंगे। खैर, सबसे पहली डायनेस्टी का नाम क्या है, सबसे पहली जनाब हमारे पास है गजनवी। तो अर्ली डायनेस्टी जो है गजनवी है। ये कौन सी है, ये गौरी है। ये कौन सी है भला, ये जनाब सलेब है। ये कौन सी है जनाब, खिलजी है, तगलुक, सदात, लोधी, मुगल। ई का मतलब क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश मीन अंग्रेज। खत्म होगी बात जहां तक। अब देखें सबसे जो अहम पीरियड है इसमें जो लोधी है, लोधी जनाब 1526 में ख़त्म हो जाती है। 1526 से लेकर 1857 तक मुगल रहता है। 1857 के बाद 1947 तक कौन रहता है, अंग्रेज रहता है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, मुगल, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, अंग्रेज। तो लिहाजा अंग्रेज ने जो हुकूमत की है, इसके अंदर जनाब बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है और इनकी डेवलपमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे आपको पता है कि क़यादत ने पाकिस्तान बनाया, उधर से क्या नाम है उसका, गांधी साहब ने बनाया भारत। तो ये बातें हम सुनते आ रहे हैं। इन्होंने 1857 में 1947 के दरमियान इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे एक्ट लगाए। एक्ट का मतलब है लॉ लेकर है, मतलब है कानून लेकर है, ठीक है। अब वो जो कानून लेकर है उसमें सबसे अहम कानून कौन सा था, जो आखिर में आया था, उसका नाम था इंडियन एक्ट 1935। ये कौन सा एक्ट था, ये बहुत अहम था। उसके बाद कोई एक्ट नहीं लाया गया। इंडियन एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद तहरीकें चल रही हैं।
उन्हीं तरीके चलती जा रही है। फिर आखिर 1947 में अंग्रेज भाग गए यहाँ से, और अंग्रेज़ों के भागने की वजह भी आपको बाद में कभी बताऊँगा। 1947 में पाकिस्तान इंडिया एक अलग रियासत बन गया, अलग मुल्क बन गया, आज़ाद मुल्क बन गया। अब एक मुल्क आज़ाद बन गया जनाब, आज पहला दिन उसका आज़ाद का, उसे वो क्या करेगा, हाथ पे हाथ रख बैठा है। अच्छा जनाब उसको सजा दें तो कैसे दें, हमारे पास तो कानून ही नहीं है। अच्छा जनाब फलां बंदे ने बकरी चोरी कर लिया तो उसको गोली मारे, नथिंग, कानून ही कोई नहीं है। तो लिहाजा जनाब किसने हलफ किससे लेना है, कोई कानून नहीं है जनाब हमारे पास। तो कानून, अभी तो मुल्क आज़ाद हुआ है, हमारे पास तो कानून ही नहीं था, हमारे पास अख्तियारात ही नहीं थे। अभी तो उन्होंने हुकूमत एक दिन पहले छोड़ी है। अब हम क्या करें, अब क्या किया उन्होंने कहा कि आर्जी तौर पर हम इस कानून को फॉलो करते हैं। कैसे कानून को, इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है डोमिनियन स्टेट रहा किसका भला, यूके का। कितने साल, 9 साल तक। कितने साल तक, 9 साल तक। वजह 1956 तक पाकिस्तान ने यह कानून इस्तेमाल किया। कितना था, 1956 तक ये कानून इस्तेमाल किया आज़ाद होने के बाद। ठीक है, पहले 1935 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये कानून है क्या चीज़। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अहम नुकात जो कि फेडरल सिस्टम का क़याम था, सूबाई खुद मुख्तियारी थी, और इस एक्ट में मरकज़ी सतह पर मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम शामिल थी। इस एक्ट के अंदर ना सबसे जो अहम तरीन बात थी ना, वो थी प्रोविंसेस ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस का मतलब है सूबे, ऑटोनॉमी का मतलब है अख्तियारात। सूबों को अख्तियारात दिए गए। अब देखें मुराद अली शाह जो काम कर रहा है या मरियम नवाज काम कर रही है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज का अपना सूबा है, उसका अपना सूबा है, वो उसका उधर है, वो उसका उधर, यानी इनको कोई नहीं पूछ सकता, जो जो मर्जी करे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबाई खुद मुख्तारी। मतलब इसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। क्या है भला, PROVINCI, प्रोविंशियल, AUTONOMY, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्लियर की बात, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उस वक्त जनाब इंडिया के अंदर 5 सूबे होते थे। इस एक्ट के आने के बाद इसको 11 सूबों में तकसीम कर दिया गया, 11 सूबे बना दिए गए। अब 11 सूबों के बाद इस एक्ट को लागू कब किया गया, इसको जनाब इन्फोर्स किया गया कब भला, 1937 में। और 1937 के अंदर जनाब याद रखिएगा 8 सूबों के अंदर किसकी हुकूमत आ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि इंडिया की अभी भी जमात मौजूद है, जिसका जनाब वो इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी आ गई है यार, उसका बेटे का नाम क्या है, और हल्की हल्की दाढ़ी, राहुल गांधी, वेरी गुड, राहुल गांधी इसका अभी सदर है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 8 सूबे थे, पहले 8 सूबे में हुकूमत बनी, पहले 5 होते थे, 5 बाद 11 बना दिए गए। उसके बाद जनाब ये इसकी हुकूमत आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जनाब मतलब तंग किया किसको, मुस्लिम लीग को। और मैं आपको ना एक और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, 1937 तक क़यादत मोहम्मद अली जनाब के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि जनाब हमें एक अलग वतन चाहिए। क़यादे आज़म गो के एक सदर थे, मतलब मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जनाब सरबराह थे, लेकिन वो क्या कहते थे, वो कहते जनाब ये जो एक मुल्क है ना, ये एक मुल्क रहे, हमारे जो एक मतलब है जो मुसलमान आबादी के लिहाज जहाँ मौजूद हैं उनके पास अपने अख्तियारात हों, जहाँ पे नॉन मुस्लिम मौजूद है उनके अपने अख्तियारात हों, असम्बली के अंदर जितनी आबादी है उसके मुताबिक वहाँ सीटें हों। कहते हम ये चाहते थे। यहाँ पे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, क्या हुआ, 1937 में 11 सूबों में से 8 सूबों के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत आ गई। उन्होंने जनाब इस तरह जो है मुस्लिम लीग के लोगों को काटा जैसे कसाई जो है ना वो जानवर को काटता है। ठीक है, उसके बाद क्या उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो जनाब हम इनके साथ रहने के काबिल ही नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान बनना ज़रूरी है। पहले वो मतलब कहते होंगे ठीक है जब ना करते हैं, ठीक है करते हैं, ठीक है ओके, लेकिन उसके बाद उनका माइंड चेंज हो गया। उन्होंने कहा वाकई यहाँ पे जो सैयद अहमद खान ने 1867 में 2 नेशन थ्योरी का आगाज़ किया था वो बिल्कुल सही है। 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक हम इनके साथ रहने के काबिल नहीं है, ना ये हमारे साथ रह सकते हैं। खैर मतलब ये है कि यहाँ से पाकिस्तान का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन चुका है। अब जनाब पाकिस्तान को चलाया किस तरह से था, ये चीज़ जो है ना डिस्टर्ब कर रही थी। इसलिए इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी किसका सहारा लिया, इंडियन एक्ट 1935 का सहारा लिया। इस एक्ट का सहारा लेते हुए
पाकिस्तान ने अपना एक अबूरी आइन जारी किया जिसका नाम था जनाब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, RESOLUTION, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर मैंने जनाब एक प्रॉपर आपको वो बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मतलब है कि कब मतलब पास होती है, और उसके अंदर जनाब टोटल असम्बली के अंदर 75 लोग होते हैं। असम्बली के अंदर जो है 75 लोग होते हैं। 75 में से जनाब 21 अगेंस्ट आते हैं और फेवर में 54 आते हैं। ठीक है, फेवर और अगेंस्ट। खैर मजीद नहीं चलते। और इसको जनाब वाला याद रखिएगा 7 मार्च 1949 को असम्बली के अंदर प्रेजेंट किया गया और असम्बली ने जनाब बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी दे दी। कब भला? 12 मार्च 1949 को। तो ये दोनों सवाल एमसीक्यू पेपर में पीपीएससी पहले पूछ चुका है, आप भी आ सकते हैं क्योंकि आप तो आपको पता है वैसे भी एक्ट के सवाल आने हैं। ठीक हो गया? तो लिहाजा तमाम लोग एक बात याद रखें कि पाकिस्तान और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आप याद रखिएगा, ये मतलब आम चीज़ नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जनाब याद रखें पाकिस्तान का आर्टिकल्स आर्टिकल नंबर है उसका 2A किसका भला? 1973। ये जनाब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस आर्टिकल के मुताबिक इसके अंदर ऐड की गई 1976 के आइन के मुताबिक। और जो याद रखिएगा 1985 में एक तरमीम होती है, 1985 में तरमीम होती है 1973 के आइन के मुताबिक। ठीक है, तो लिहाजा उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जनाब उन्होंने ये वाली जो मतलब है कि वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इसको ऐड किया, अमेंडमेंट। ठीक समझ आगे बात की। 8वीं तरमीम के अंदर क्या हुआ, 8वीं तरमीम जो 1985 में होती है, और उस वक्त जनाब जो तरमीम थी वो कौन सी थी भला? वो थी 8वीं तरमीम, 8th अमेंडमेंट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 8वीं तरमीम लागू की गई और 8वीं तरमीम के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा ना 1956 का है ना ही हमारा 1962 का है, बल्कि 1973 का है जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है, जिसको पीपल पार्टी ने बनाया था। और ये 8वीं अमेंडमेंट में इसको 1985 में कराई गई ये अमेंडमेंट और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसका पार्ट बना दिया गया। ठीक है, आप में से कोई बंदा बताएगा कि 1985 में किसकी हुकूमत थी? एनीवन? उसका बेटा भी अभी हयात है, जनरल जिया की हुकूमत। जी किसकी? जनरल जियाउल हक। जी जी, जनरल जियाउल हक की हुकूमत थी। और जनरल जियाउल हक का जो वो क्या कहते हैं जनाब बेटा है उसका, वो क्या नाम है यार, इधर मुल्तान में भी है उसका, 8 में 1985 में ये कराई गई और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1973 का में ऐड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक आर्जी एक अबूरी आइन बनाया गया। उसके बाद जनाब इसके ऊपर कमेटियाँ बनती रही, सारा कुछ होता रहा और काम चलते रहे। उसके बाद आपको पता है कि हुकूमतें जो है, कानून तो था कोई नहीं भाई, एक हमने जो मतलब एक बना रहे हैं तो हमें जनाब क्या चीज़ बनानी चाहिए। ठीक है, हमारी जो असम्बली जब मुल्क बनता है तो 10 अगस्त 1947 को असम्बली फॉर्म होती है। ठीक है, 10 अगस्त 1947 को असम्बली फॉर्म कर दी जाती है। ठीक है, अब जो पहला आइन हमारे पास जनाब बनता है, और पहला जो हमारे पास आइन बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है जनाब 1956 में। 1956 में आइन बनता है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1947 से लेकर 1973 ये जो एक आइन का हिस्सा था ना, इसका नाम था यूनी कैमरल। यूनी कैमरल, यूनी कैमरल क्या होती है? यूनी कैमरल का मतलब होता है सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों? मतलब यह है कि अगर आपके पास सेनेट है तो नेशनल असेंबली नहीं है, नेशनल असेंबली है तो सेनेट नहीं है, यानी हाउस दो नहीं होंगे एक होगा। जैसे इंडिया अमेरिका के अंदर जनाब सिंगल हाउस है, उसको यूनी कैमरल कहते हैं। उसके बाद 1973 से 1973 टू प्रेजेंट, कब से? 1973 टू प्रेजेंट अब जो चल रहा है उसको हम कहते हैं बाई कैमरल। बाई
कैमरल। बाई कैमरल का क्या मतलब है? बाई कैमरल कहते हैं जिसमें 2 हाउस हो, यानी पाकिस्तान बाई कैमरल है। कैसे? सेनेट भी है, नेशनल असेंबली भी है, मजलिस शोरा भी है, और मजलिस शोरा असेंबली का नाम है, ठीक है। मजलिस वो यार क्या नाम है हमारा, एक अव्वल और एक वो जो अदना है, क्या नाम कहते हैं असेंबली को? बोला मजलिस शोरा हमारी असेंबली का नाम है, ठीक है ना। तो हमारे साथ जो सेनेट है ना, हाँ, सेनेट को अपर हाउस कहते हैं, मजलिस ऐवान बाला, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी। ऐवान बाला सेनेट को कहते हैं, ऐवान ज़ीरी जो है वो नेशनल असेंबली कहते हैं। तो हमारे 2 हाउस हो गए, इसलिए हमारा बाई कैमरा नाम किया। क्लियर है की बात? अब जनाब क्या हुआ कि ये चीज़ें चल रही हैं, और 1947 से लेकर 1951 में लियाकत अली खां को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो जनाब ख्वाजा नाज़मुद्दीन आ जाता है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस करके उसके बाद जो है मोहम्मद अली बोगड़ा। मोहम्मद अली बोगड़ा कौन है? मोहम्मद अली बोगड़ा जनाब उस वक्त अमेरिका के अंदर एक एम्बेसडर थे, उसको वहाँ से बुलवाया गया और उसको बुलवा के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब देखिए, एक एम्बेसडर को वज़ीर बनाया जा रहा है, मुल्क किस तरह चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मतलब है कि जिस तरह चल रहा है वो सिर्फ अल्लाह ताला के असर पे चल रहा है। खैर, 1954 में जो है बोगरा ने एक फार्मूला बनाया खुद। उस फार्मूले के ऊपर, ये पार्ट नहीं हमारा, उस फार्मूले के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद हमने जो पहला आइन बनाया वो हमने बनाया 1956 का। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन 1956। कॉन्स्टिट्यूशन 1956। अब देखें, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जनाब बाकी जो मैंने आपको वैसे नोट्स दिए थे, आप लोगों ने वो थोड़े से पढ़ लेने, सिर्फ रीड करते जाएं, मेन पॉइंट उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जनाब याद रखिएगा, सबसे पहले ये ड्राफ्ट तैयार किया गया कब भला? अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिस्टेक थी। ये ड्राफ्ट तैयार होता है 9 जनवरी 1956 को, ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। इसको असेंबली के अंदर जनाब याद रखिएगा पास करवाया गया। असेंबली ने पास किया 29 फेब को, 29 फेब 1956 को असेंबली ने पास किया। असेंबली पास्ड, नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ने कब इसको साइन किया? 2 मार्च 1956। गवर्नर जनरल, गवर्नर, एनीवन कैन टेल मी कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने 2 मार्च को ये अप्रूवल दी थी? सिकंदर मिर्जा, ठीक हो गया। इस आइन के जनाब याद रखिएगा आर्टिकल कितने वाला? आर्टिकल हैं जनाब इसके 234। इसके जनाब पार्ट्स, इसके पार्ट्स मैंने बताया था बोला आपको, इसके पार्ट हैं जनाब 13, और कितने थे बोला यार? शेड्यूल, SCHEDUL, शेड्यूल इसके हैं 6, ठीक है यार। इसके जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स जो है मेरे ख्याल में इसके 13 नहीं है, कितने हैं बोला? 13 ही है। 13 है? 13 पार्ट्स हैं। अच्छा ठीक है, वो 7 उसके हैं, ठीक ठीक है। अच्छा जनाब, अब देखिए हमारे सामने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा को क्या बना दिया गया? सदर बना दिया गया। और ये मुल्क के अंदर इन्फोर्स कब हुआ? इन्फोर्स मीन लागू कब हुआ? इन्फोर्स 23 मार्च 1956 को। ये बताएं 23 मार्च 1956 को, मतलब 2 मार्च को तो अप्रूवल हो गया था, 3 मार्च को इसको क्यों इन्फोर्स किया गया? 23 मार्च को ही क्यों किया गया इन्फोर्स? क्योंकि 23 मार्च पाकिस्तान डे है। इसको क्या कहते हैं बड़ा? पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे मनाया जाता है 23 मार्च 1940 को। ये जो मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पे करारदार मिंटो पार्क होता था पहले, अलामा इकबाल पार्क का नाम उसका है। तो वहाँ पे करारदार मंजूर हुई कि पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान बन करेगा, और ये जो सूबे हमारे मौजूद हैं यही वाले पहले गौर थे और यही लाया गया। तो ये जनाब 1956 का आइन यहाँ पे किया। यहाँ पे जनाब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उनका नाम क्या था बोला? चौधरी मोहम्मद अली।
चौधरी मोहम्मद अली हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था। और अच्छा एक और बात बताएं, उस वक्त हमारी असम्बली कहाँ बैठती थी, किस सूबे में, किस शहर में बैठती थी या किस सूबे में बैठती थी? एनीवन? कराची में, सिंध में। ठीक है, उस वक्त क्योंकि हमारा दारुल हुकूमत तो बाद में चेंज हुआ है। अच्छा इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न था, इसके अंदर जनाब कुछ पार्ट जो थे वो सख्त मतलब नॉन चेंजेबल नहीं थे, कुछ फ्लेक्सिबल थे यानी चेंज कर सकते थे। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मतलब है वो कहते हैं कि पार्ट था, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही इसका जनाब मतलब है कि सारा कुछ उसी से लिया गया। ठीक है, हमारे आगे बात की जनाब, यानी कि आप वो हम क्या कहते हैं प्रिम्बल। प्रिम्बल क्या कहते हैं भला? प्रिम्बल कहते हैं तमहीद को। अच्छा इसको भला क्या कहते हैं? प्रिम्बल, PREAMBL। आप जो पूरी वजह दे रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं भला? प्रिम्बल कहते हैं। अब ये यानी एक प्रिम्बल भी कहते हैं, इसको दिबाचा भी कहते हैं, इसको मुकदमा भी कहते हैं, इसको उन्वान भी कहते हैं, या इसको इब्तदाई बयान भी कहा जाता है। यानी कि ये प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है किसका भला? 1956 का। क्या चीज़ भला? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1956 का ये एक प्रिम्बल था जनाब, खाका था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या तब्दीली हुई इस आइन में? सबसे अहम बात, इन्होंने कहा कि जो सदर होगा ना, सदर प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब की जो उम्र होगी वो कितनी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट साहब की उम्र 40 साल होनी चाहिए। और जो वजीर आजम होगा उसकी 35 ईयर थी। ठीक है, वजीर आजम के लिए जनाब इसके लिए मुसलमान होना जरूरी था, इसके लिए जरूरी नहीं था। नो नॉट नेसेसरी। क्लियर की बात? इसके बाद हम जबान की बात करें, इसके अंदर जनाब दो कौमी जबानें बनाई गई हमारी। एक थी जनाब जिसका नाम था जनाब बंगाल, और एक थी उर्दू। क्यों बंगाल बनाएगी? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान होता था उस वक्त। उसके बाद स्टेट रिलीजन क्या होगा? हमारा जो मतलब है, हमारा जो एक मुल्क है उसका जो एक मजहब होगा वो क्या होगा? वो इस्लाम होगा। इसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का क्या नाम रखा गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी जनाब, एनीवन टेल मी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में बनाया गया या फिर 1956 में? एनीवन? 1973। जी 90, दोबारा सोचें। 56 में बन गया था। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो कब रखा गया? ऑफिशियल नाम जो था 1956 में ही रख दिया गया था। ठीक है, तो लिहाजा आपने याद रखना है कि एक पेपर में सवाल ये लाजमी आएगा कि वैन पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक, 1956 में बना था। तो ये पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया? इस्लामिक रिपब्लिक। इसके बाद सही है, नाम हटाने की भी तो कोशिश की थी सब। हाँ, नाम हटाने की कोशिश की थी इन्होंने, मतलब है वो क्या कहते हैं, वो जो थे क्या नाम, यार क्या मेरे जो जिनको हम कदियानी कहते हैं, उन्होंने। ठीक है, इसके बाद राइट ऑफ मिनोरिटीज़, मिनोरिटी का राइट रखा गया जहाँ पर, और उनको ये कहा गया कि जनाब जो मिनोरिटी है, मिनोरिटी का मतलब क्या होता है? जिनकी तादाद कम होती है उनको मिनोरिटी कहा जाता है। अब आपके जो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो है फॉर एग्जाम्पल 15 बंदे रहते हैं, 15 बंदों में से 13 मर्द हैं, 2 औरतें हैं, तो 2 औरतों को आप मिनोरिटी समझ लें। ठीक है, मतलब हर किसी ने रहना अपने कमरे में है, अपना खाना है, अपना खाना है, आपको किसी का कोई तल्लुक नहीं। बट मिनोरिटी में कौन आएंगी? फीमेल। तो इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर सबसे कम तादाद में कौन रह रहे हैं? नॉन मुस्लिम, तो मिनोरिटी। तो कैदम ने मतलब कैदम क्या, इस आइन के अंदर ये रखा गया कि जनाब जो मिनोरिटी होंगी ना, उनको कभी भी मतलब है कि हम जोर नहीं देंगे कि आप मुसलमान हो जाएं, उनकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी अपनी इबादत करें, उनको खुली छुट्टी होगी, आज़ादी होगी। यूनिकैमरल होगा वो मैं बता चुका हूँ। हमारा जो सिस्टम होगा ना वो फेडरल होगा। फेडरल किसे कहते हैं? फेडरल का मतलब ये होता है कि जनाब एक वफाकी हुकूमत होगी, उसके नीचे सूबाई हुकूमतें होंगी, उसको कहते हैं फेडरल हुकूमत। इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंटरी फॉर्म होगी। पार्लियामेंटरी किसे कहते हैं?
मतलब यह है कि हमारी एक पार्लियामेंट होगी जिसमें हम आवाम जो है नुमाइंदे चुनेगी, आवाम वोट दे के उसको बिठाएगी। और 1956 के बाद से अब तक सारे आवाम ही चुन के बिठा रहे हैं, पता है ना सबको। उसके बाद फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी मतलब हमारी, हम अदालतों में कभी भी मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका जो हमारा जो मतलब है, जो अदालतें चाहेंगी, जो डिसीजन देंगी वही करेंगे। और इसी के अंदर ये डिसाइड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी होगी सबसे बड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट याद रखिए, उससे पहले होती थी, उसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से पहले उसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट। डायरेक्ट इलेक्शन, एक सवाल बड़ा है हमें कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, 1956 के आइन में। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि जनाब आप मतलब फेडरल वो फ्रीडम करवाने की बजाय जो है आप इलेक्शन करवाएंगे और डायरेक्ट लोग चुनेंगे। सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक बंदा यूके में भी रह रहा है, उसकी उधर भी सिटीजनशिप है, या एक बंदा इंडिया में रह रहा है अब यहाँ पे आ गया है, तो उसकी सिटीजनशिप या तो वो वहाँ ले या वो यहाँ ले, यानी एक उसको छोड़नी पड़ेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पुलिस, इसको छोड़ दें। लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दें। लैक लीडरशिप को छोड़ दें। लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग छोड़ दें। यूनिकैमरल छोड़ दें। डिले इन इलेक्शन। अब देखें उस वक्त क्या था कि जो थोड़ा सा ज़्यादा जनाब चमचेगिरी करता था वही हुकूमत बैठ जाता था। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ डिले कर रही थी इसके अंदर इलेक्शन से, और वो ये चाह रही थी बस इलेक्शन के बाद हमें बगैर ही हमें बिठा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आगाज़ जो है, ये जो हमारी मतलब है कि इदारों की मुदाखलत हुई है, ये आगाज़ ही गलत हुआ है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये वीक हैं, बहुत वीक हैं। यानी आप शुरू से अगर एक अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं तो एंड तक वही चलता है। शुरू से वो पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करती थी कि यार इलेक्शन के बगैर ही हमें बिठा दो बस, तो फिर वो क्या जनाब उन्होंने मतलब है देना है। नेक्स्ट, नो एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब यह है कि यहाँ पे जनाब हमने चलाना मुल्क कैसे है, हमारी मौशियत का दारोमदार किस चीज़ पे होगा, हमने कौन से ज़राए के ज़रिए से अपने मुल्क को चलाना है, कोई मतलब है इक्वलिटी नहीं थी। ड्राबैक, ड्राबैक का मतलब है खामी, ठीक है। तो इसके अंदर जनाब सबसे बड़ी खामी ये थी, बांग्लादेश के लोग इस आइन से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने कहा जनाब ये तो आइन आपने बना दिया है और आपने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। तो लिहाजा याद रखिएगा वहाँ पे एक थे 1956 के आइन से पहले एक जनाब यहाँ पे ये जो अपना क्या नाम है सिकंदर मिर्जा था, इन्होंने 1 यूनिट इंट्रोड्यूस किया। 1 यूनिट जो था 1955 से लेकर 1970 तक रहा। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, ठीक है। ठीक हो के बाद एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, तो 2 यूनिट बना दिए गए पाकिस्तान के, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ठीक हो क्या। तो ये लिहाजा बंगाली जो थे वो से खुश नहीं थे। बंगाली इनकी जो हम यहाँ पे इदारों की मुदाखलत होती थी ना, उनकी वजह से खुश नहीं थे, इसलिए मुल्क का जनाब सत्यानाश हुआ। उसके बाद जनाब इन्फोर्समेंट ऑफ द मार्शल लॉ। पहला मार्शल लॉ जनाब 2 साल बाद लगा। कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल बाद टूट गया, 23 मार्च 56, 23 मार्च 58, 2 साल और 6 माह, 2 साल और 6 महीने लगे इसको चलते हुए, और उसके बाद ये टूट गया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया गया। तो कब मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ जनाब पहला जो लगा था वो लगा था 1958। कब बना, 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को लगता है। और सिकंदर मिर्जा लगा था, सिकंदर मिर्जा उस वक्त सदर होता है। उसके बाद जिया अयूब खान जो थे वो आर्मी चीफ होते हैं, उन्होंने क्या किया, जनाब जो सिकंदर मिर्जा थे उसको भेज दिया ईरान। और याद रखें सिकंदर मिर्जा ईरान में दफन, उधर ही फौत हो गए थे, उधर ही उनको दफना दिया गया, तो ईरान चले गया। उसके बाद जनाब अयूब खान साहब ने एक जो है वो क्या कहते हैं रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम के ज़रिए जनाब वो सदर बन गया, और 27 मार्च को बाकायदा सदर बन गया। 27 अक्टूबर को 58 को सदर बन गया, और मार्शल लॉ लगा के पहला जो हमारा था मुअत्तर कर दिया गया। कितने भला, 2 साल और 6 माह बाद। नेक्स्ट, उसके बाद जब ये अयूब खान आता है, अयूब खान के आने के बाद अयूब खान ने जनाब सबसे पहले कमेटी बनाई बांग्लादेश के अंदर। जो बांग्लादेश फेडरल शरीयत कोर्ट के एक सरबराह थे, मतलब जिस तरह वो होता है जनाब चीफ जस्टिस होता है, उनको वहाँ से ले आए और उन्होंने कहा जी यहाँ पे अब आप एक आइन और बनाओ, ये जो 1956 का आइन था ये सही नहीं है, अब आपने आइन बनाना है सदारती,
जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। 1962 का जो आइन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है 1956 का 1962 के आइन के ऊपर बात करेंगे। सदारती निज़ाम इसे कहते हैं, सदारती निज़ाम, इसके ऊपर हम बात करेंगे और 1973 के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम मेन जो पॉइंट हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद 1973 के अंदर जो आर्टिकल है ना, वो मैं आपको मतलब डेली 10-10 कराता रहूँगा, क्योंकि इसके अंदर याद रखिएगा, इस पोर्शन में याद रखिएगा, आराम से जनाब 20 से लेकर 30 सवाल आएंगे। ठीक है, 20 से 30 सवाल आएंगे। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, 1935 का एक्ट है, और इसी तरह जनाब वाला वो जो 1956 का एक्ट है। तो कल एक और बात भी बल्कि याद रखेंगे, तो कल हमने 1956 ये वाला और बोगरा फार्मूला भी, ठीक है, बोगरा फार्मूला भी पढ़ेंगे, क्योंकि बोगरा फार्मूला भी आइन का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ पॉइंट बताए थे। उन्होंने कहा जी इस तरह बनाई जाए और इस तरह करके जनाब इसको जो है हम कर सकते हैं। ठीक है जी जनाब, समझ आ गई नहीं आई एनीवन? जी सर। तो ये जनाब मैं दोबारा पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको भी सेंड कर रहा हूँ। अब ये बताएं कि जिन्होंने अटेंड किया था पहले, अब आपको समझ आ गई है, आप सही मानो या नहीं आई कि ये आइन होता क्या है? जी सर, समझ आई है। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट भी थी। जी जी सर, वो इस तरह है कि जो 712 से लेके अब मतलब कि जो भी मेजर इवेंट्स होते रहे हैं 1947 तक, तो सर इसकी जो डेट्स है ना, वो सर कहीं पे कुछ सही है, कहीं पे कुछ गलत है, कहीं पे 2 डेट्स आ रही है। तो वो पीपीएससी के हिसाब से कौन सी डेट कहाँ पे फिट हो रही है? मैं चाह रहा हूँ कि आप एक टाइमलाइन बना दें 712 से लेके अभी तक, जिसमें मेजर इवेंट्स कवर हो जिन डेटों के साथ जो पीपीएससी में वैलिड डेट्स हैं। वो देखो मेरी बात सुनो, वो हमारा पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है, वो हम जब करेंगे ना, मैं जैसे मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने ये कोड बनाया हुआ है, ये कोड कभी आपने पढ़ा कहीं? नहीं पढ़ा ना? नहीं सर। GGSKTSLME, GGSKTSLME 10-5-6 बार पढ़ो, याद हो जाता है। ठीक है, अब बंदे को ना एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए सिर्फ हिंट चाहिए, जस्ट। ठीक है, अब हिंट किया है जनाब, फॉर एग्जाम्पल जी एक सवाल आता है, अच्छा जनाब तगलों के बाद कौन सी डिनेस्टी आई? अब हमारे कोड याद होगा यार एस, अब एस के ऊपर 2 बात आ गई, या सलेब है या सदात है। फिर हमें याद आता है यार वो सदात तो पहले थी, अब तो जो सलेब है। ठीक है, या सलेब पहले थी या सदात है। तो यानी आपको एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिंट चाहिए होता है, कोड इसलिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो वो ये सारे हम करा लेंगे। वो अभी हमारा एक्ट के ऊपर बात, एक्ट के ऊपर आप समझे हैं कि आपको 1935 का एक्ट, आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और 1956 के जो आइन है, ये आपको समझ आ गई या नहीं है एनीवन? जी सर, याद। इसके अंदर कौन सा पॉइंट याद रखना है? सर समझ आ गई है। एक आपसे क्वेश्चन है, जिस तरह आपने पहले ये नोट शेयर किया ना, तो पढ़ लिया था, इनको रीड आउट कर लिया था, तो लेक्चर की काफी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इस तरह आप अगर ये नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1962 और 73 का आप पहले नोट शेयर कर दे, तो कल तक हम रीड आउट कर देंगे। चलें ठीक है, वो करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये मैंने जो पढ़ाया ना, मैं अभी आपको उसको नोट शेयर करूँगा। ठीक है, अब मैं जो अगले फॉर एग्जाम्पल कल आपको मैं बोगरा फार्मूला पढ़ाऊँगा, या 1962 का कानून पढ़ाऊँगा, या 1976 का, फिर मैं उसको नोट शेयर करूँगा। ठीक है, पहले नोट शेयर करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को उल्टा जो है ख़राब करना है। स्टूडेंट कहे कि यार ये क्या चीज़ आ गई, ये तो हम खुद ही पढ़ लेते। तो पहले समझे फिर पढ़े। ठीक है जी, क्लियर होगी बात जनाब? बताएं जनाब, समझ आ? चलें, इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात है वो कल होगी। ठीक है, और कल जो हमारा टेस्ट होगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि जनाब सर जो आप जो है ना ये टेस्ट डिले कर दें, कल ले लेना। तो याद रखिएगा, आप में से कोई बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि जनाब कल ले दें? बताएं, आप में से कोई ऐसा बंदा? मैंने कहा एक स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे 2-3 के साथ, जो आप उर्दू का टेस्ट ले रहे हैं, इसको आप जो है कर लीजिएगा, और जो आज टेस्ट होना है मतलब है उर्दू का, ये कर लीजिएगा। आप बताएं कि जनाब ऐसा होना चाहिए कि डिले करना चाहिए, जिस तरह पीपीएससी जो है खींची जा रखा हूँ। बहरहाल मेरा काम है आपको पढ़ाना, नोट्स प्रोवाइड करना, टेस्ट लेना, उसके रिजल्ट देना। पढ़ें या ना पढ़ें, मैं अब आपके सार के ऊपर डंडा तो लेकर नहीं खड़ा हो सकता, मैं आपको थोड़ा सा खींच ही सकता हूँ। लेकिन यह है कि जो बंदा जिम्मेदारी से पढ़ेगा
क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे ज़िम्मेदारी का एहसास होता है बंदे को। ये वो एज नहीं है कि जनाब यहाँ पे कि जनाब आप क्यों नहीं पढ़ रहे, अच्छा जी पढ़ लेंगे सर जी एंड पे गैस दे देना। ये कोई प्राइमरी क्लास या मिडिल क्लास वो नहीं है कि जनाब जिसके ऊपर गैस मिलेगा और हम बूटी छाप के लगा देंगे। ये यहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडी है, ठीक है। और शौक़ की बात होती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अल्लाह करे जी आप SDO बन जाए, इन केस SDO नहीं बनते तो आप किसी भी चीज़ को आखिरी चीज़ ना समझें। मैं कल पेपर देने गया था जनाब अपना वो क्या कहते हैं इसका PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का। अब लोग क्या करें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हाल है, मैं हालांकि कभी मैंने ये सोचा ही नहीं है कि यार मुझे लाजमी मिल जाए, नथिंग। मिल गई ठीक है, नहीं मिली नहीं मिली कोई बात नहीं है। इवन मैं तो छोटी सी सीट पे ये जो जूनियर क्लर्क की आई हुई है रेगुलर जॉब, इस पर भी अप्लाई करूँगा। तो मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर जब तक शौक़ पैदा नहीं होगा ना, और बंदा समझता है ना कि जनाब बस ये चीज़ मिले बस जनाब, ये जो मोहल्ले के अंदर एक ही बंदा रहता है इसके अलावा तो कोई बंदा है ही नहीं, ये गलत है। इसको आप जहन से निकाल के काम करें, ठीक है। जो चीज़ आपको आप किस्मत में लिखी हुई है वो भी लिखिए। जी ना समझ आगे बात करिए। चलें जनाब, हमारी मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, जो लोग हमारी क्लास को जो है ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा एक फ़र्स्ट लेक्चर था जो कि हमने इसके ऊपर दिया है 1935 का एक्ट है, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, और इसी तरह जनाब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट हमने बताया ताकि आप जो है पेपर के अंदर उसको समझ के लिख सकें, ठीक है, जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।